Hey guys, this is Varsha and welcome to VSP classes. सीटेट 31 जैन पर्यावरण ईवीएस की आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, ये आज का जो सेशन है ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का है। अभी तक हमने देखिए ईवीएस की अगर हम बात करें तो 15 नंबर की ईवीएस पेडागोजी पूछी जाएगी और 15 नंबर का आपका एनसीईआरटी से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस ईवीएस में प्रैक्टिस जो किया था वो किया था एनसीईआरटी बेस्ड पे, यानी पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ हमने किया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ईवीएस पेडागोजी का, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का। तो 20 में से अगर मैं कहूँ कि आपके 15 नंबर भी आ गए तो इस बार क्या होगा, सीटेट पार हो जाएगा। और यकीन मानिए कि इससे बाहर चीज़ें जो होंगी वो कुछ नहीं आएंगी, इससे बाहर चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी। तो आज का ये जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज तो भाई बड़ा चैलेंजिंग है कि आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से 15 नंबर आए हैं एटलीस्ट कि नहीं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ईवीएस पेडागोजी का पहला क्वेश्चन क्या है? एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस के लिए किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं की है। यहाँ देखिए बात, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ बात किसकी करी गई है कि एनसीएफ ने क्या किया है कि कक्षा 1 और 2 यानी कि 1 और 2 के लिए ईवीएस के लिए खास तौर पर ना ही कोई निर्धारित पाठ्यक्रम तैयार किया है और ना ही इसकी कोई पाठ्य पुस्तक की सिफारिश की। इसका उचित कारण क्या है? आखिर क्यों एनसीएफ ने पहली और दूसरी कक्षा के लिए पर्यावरण ईवीएस के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं तैयार किया करवाया और ना ही कोई पाठ्य पुस्तक अलाउ किया है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ईवीएस केवल कक्षा 3 के लिए है। भाई ये तो जरूरी नहीं है, ये कहाँ लिखा रहेगा कि ईवीएस केवल कक्षा 3 के लिए जरूरी है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए, यानी यहाँ बात करी जा रही है कि करिकुलम के जो वेट है उसका भार है वो कम करने के लिए, तो ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है ना। एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना, अब प्रासंगिक यानी कि टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, ये कही जा रही है बात कि एक प्रासंगिक वातावरण प्रदान करना बच्चों को जो अपने वातावरण से क्या करे, वो जोड़ पाए चीज़ों को। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ और लिख नहीं सकते। भाई ये कैसा ऑप्शन है? कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी जो है वो पढ़ लिख ही नहीं सकते, ये तो अपने आप ही गलत है। बिना पढ़े लिखे वो कक्षा 1 और 2 में पहुंच कैसे जाएंगे? तो इसलिए नहीं किया गया ईवीएस के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, क्योंकि एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना ही क्या है, ईवीएस का सार बना दिया है। ठीक है, यानी कि इसीलिए नहीं किया गया। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस में अवधारणाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है, क्योंकि, यानी कि ईवीएस के मुद्दों को सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है। ये क्या कारण क्या है इसका, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये सिलेबस लोड को कम करने के लिए, यानी इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि सिलेबस पे लोड कम पड़े। नहीं, यह बच्चा समग्र रूप से अपने परिवेश को देखता है, यानी कि हॉलिस्टिक मैनर बच्चे के अंदर आनी चाहिए ताकि वो समग्र रूप से, समान रूप से अपने परिवेश में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतर तरीके से उसको एनालाइज कर सके, देख सके। ठीक है, यह एक अच्छी शिक्षण रणनीति है। भाई सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया, सोशल साइंस और साइंस को उसमें ऐड नहीं किया गया, तो क्या यह अच्छी रणनीति है? बिल्कुल नहीं। ईवीएस के सिलेबस को सीबीएसई द्वारा निर्धारित किया गया है। भाई किसको नहीं पता है कि सीबीएसई द्वारा ये तो कोई कारण नहीं हुआ संकलित करने का। तो जो हमारा राइट आंसर हो गया वो बच्चा समग्र रूप से अपने परिवेश को देखता है, हॉलिस्टिक मैनर बच्चे में आ जाएंगे ताकि वो एक समग्रता उसके अंदर आ जाए, ताकि वो अपने परिवेश को भली भांति समझ पाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन गलत करवाते हैं ना, ये नहीं वाले क्वेश्चन ही गलत करवाते हैं। आपके जो नंबर खींचते हैं, जो एक एक नंबर गायब होने लगते हैं, नहीं वाले ही करवाते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यानी इसमें पूछा गया है कि 1 to 5th का जो बच्चा होता है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में, ईवीएस की टेक्स्ट बुक में
क्या नहीं होना चाहिए? यह छात्रों के विविध पृष्ठभूमि को पूरा करता है। बिल्कुल, ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक होती है ये छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को पूरा करेगी। ठीक है, इसमें सच्ची कहानियां और घटनाएं शामिल हैं। जब आप एनसीईआरटी ईवीएस की बुक्स उठाकर पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप कुछ कहानी बड़ी मज़ेदार, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी पढ़ रहे हैं कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे यहाँ सांप खाया जाता है, मेरे यहाँ जब तक सांप नहीं खाया जाता मेरा पेट नहीं, मेरे फेवरेट डे, मतलब एक कहानी के तरीके से आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझाई गई हैं। ठीक है, तो इसमें सच्ची कहानियाँ और घटनाएं भी शामिल हैं। यह एक एकीकृत तरीके से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, ये एकीकृत तरीके से आपके सामने प्राकृतिक चीजें भी प्रस्तुत करेगा और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण भी प्रस्तुत करेगा। फोर्थ ऑप्शन है, यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। भाई प्राथमिक स्तर की जब बात करी जा रही है तो उसमें अमूर्त अवधारणाएं, परिभाषाएं, स्पष्टीकरण, ये कहाँ से बातें आ गई? भाई छोटा बच्चा है, ये सब वो तो कुछ नहीं जानेगा ना। अमूर्त अवधारणाओं की बात करी गई है, यानी इफ फोकस ऑन definitions and explanations of abstract concept, यानी अमूर्त। अमूर्त क्या होता है? अमूर्त होता है जिसको बच्चे ना तो टच कर पाए और ना ही फील कर पाए। तो बच्चे में अभी इतनी एबिलिटी नहीं आई है कि वो ना तो टच कर पाए चीज़ों को और ना फील कर पाए, यानी अमूर्त चीज़ों के बारे में वो नहीं सोच सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, यानी ईवीएस में, इसीलिए ईवीएस की ये पाठ्य पुस्तकों में ये विशेषता नहीं होनी चाहिए, बाकी ये तीनों जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो हमसे नहीं पूछा गया था तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यानी कि ईवीएस के लिए कौन सा इसमें सत्य नहीं? ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल एकीकृत है ईवीएस की प्रकृति। ठीक है, ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, बिल्कुल। ईवीएस जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड पे आधारित है, यानी कि बच्चे को यहाँ पे केंद्र में माना गया है, सेंटर में माना गया है। थर्ड ऑप्शन है, ईवीएस शिक्षार्थियों को अपने वातावरण का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल। यहाँ ऐसी चीजें क्रिएट करी जाती हैं जिससे बच्चा क्या हो, अपने वातावरण से जो जानकारी हो उसको पता कर पाए, उसका अवसर ईवीएस प्रदान करता है। ठीक है, ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है। फिर से बात आ गई डेफिनेशंस की, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस की। ये सारे जो जहाँ पे जिस ऑप्शन में आपको दिखेंगे ना, तो ईवीएस के संबंध में यही सत्य नहीं है। ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन जो होगा, चौथा जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है, याद रखिएगा। विज्ञान के मूल अवधारणाओं को समझना। अभी पीछे हमने बात करी कि बच्चा भाई प्राथमिक स्तर 1 to 5 का बच्चा है तो विज्ञान की अवधारणाओं को वो नहीं समझ पाएगा, विज्ञान के साइंस के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएगा बच्चा। ठीक है, तो ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना, ठीक है, ये कुछ हद तक सही है, पर और भी ऑप्शन देखिए, कई बार क्वेश्चन आपके ऐसे भी गलत होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो अपना टाइम बचाने के लिए सिर्फ पहला और दूसरा ऑप्शन उन्होंने पढ़ा और दूसरा अगर उनको थोड़ा सा सही लगता है तो दूसरा टिक करके आगे निकल गए। ठीक है, आपके 2 मिनट या 2 सेकंड बचाने के चक्कर में आपके 1 नंबर चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, पहले आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है, फिर आप कोई आंसर टिक करिएगा। क्लियर? चलिए थर्ड ऑप्शन है, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना, या फिर फोर्थ है, गतिविधियों का संचालन और कौशल विकसित करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर राइट आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर हो सकता था, लेकिन संचालन और कौशल तभी बच्चे के अंदर विकसित होगा जब बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण उसे प्रदान किया जाएगा और बच्चा उससे बेहतर तरीके से जब सीख पाएगा तो उसके अंदर ये सारे गुण भी विकसित हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, एक कक्षा 5 का शिक्षक है, ठीक है, वो क्या करता है, एल्यूमिनियम पन्नी को लेता है जिसमें वो खाना वाना हम पैक करते हैं, आप लोगों को पता होगा, वो लेता है एक कक्षा 5 का टीचर।
क्लियर। और इसे पानी में डालता है और दिखाता है कि ये तैरता है, ठीक है। बच्चों के सामने वो एल्यूमिनियम का पेपर लेता है या पन्नी लेता है, उसको पानी में डालता है और दिखाता है बच्चों को कि देखो ये कैसे तैरता है, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करता है और पन्नी को कसकर निचोड़ता है, ठीक है, और इसे फिर से पानी में डालता है, यानी फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके क्या करता है, पन्नी को निचोड़ देता है और फिर से उसको पानी में डालता है और छात्रों को दिखाता है कि यह डूब गया है, और फिर छात्रों को सोचने के लिए कहता है कि कारण बताता है कि उन्हें क्यों लगता है कि ऐसा हुआ है, यानी छात्रों के सामने ही वो सारी चीजें कर रहा है। एक बार उसने डुबोया, फिर जाके वो तैरता है कि नहीं ये दिखाया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए, फिर पानी को निचोड़ कर फिर उसको पानी में डालता है और छात्रों को दिखाता है कि देखो ये डूब गया, और फिर वो छात्रों को सोचने के लिए कहता है और कारण बताता है कि उन्हें क्यों लगता है कि ऐसा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो किस प्रक्रिया कौशल का उपयोग करके बच्चे देंगे, ठीक है। अवलोकन करके यानी कि ऑब्जर्व करके, मापन करके यानी माप करके, वर्गीकृत करके या फिर परिकल्पना करके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बातें हो रही है कि टीचर है जो एल्यूमिनियम का पन्नी लेता है, ठीक है, वो क्या करता है, बच्चे के सामने सारी चीजें करता है और फिर बच्चों को बोलता है कि बताओ इसका क्या कारण है, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ये हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मापने की कोई बात नहीं हुई है भाई, यहाँ पे मापना क्या है, बच्चा मेजरमेंट नहीं करेगा, ठीक है। वर्गीकृत करना, यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको वहां वर्गीकृत करना है, या फिर डिवाइडेशन की जो प्रक्रिया होगी वो भी यहाँ पे नहीं होगी। परिकल्पना देखिए मान लिया, ठीक है, ये कोई बात यहाँ मानने की बात नहीं हो रही, बल्कि परिकल्पना देखिए तब की जाती है जब चीजें आपके सामने ना हो, ठीक है। और यहाँ पे अवलोकन करना हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना। बच्चे के सामने टीचर ने सारा प्रोसेस करके दिखा दिया और अब बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को कि अच्छा ये कैसे हो गया, ये यहाँ गया तो ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो बच्चा क्या करके दिखाएगा, कौशल, किस प्रक्रिया कौशल का उपयोग करेगा, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महेश एक चतुर्थ श्रेणी शिक्षक है, यानी कि महेश एक टीचर है। पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के लिए छात्रों को संवेदनशील बनाने की योजना बना रहा है। पेड़ों के संरक्षण एक चैप्टर है, उसकी अवधारणा के लिए वो क्या करता है, छात्रों को संवेदनशील बनाने की योजना बना रहा है। तो इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी, यानी एक चैप्टर उसको पढ़ाना है, महेश एक टीचर है, पेड़ों के संरक्षण, समूह चर्चा के लिए छात्रों की टीम बनाना। अगर वो टीम बना देगा और समूह चर्चाएं कराएगा तो क्या पेड़ों के संरक्षण के जो कंसेप्ट है वो बच्चों को भली भांति समझ में आ जाएगा। या फिर एक वाद विवाद प्रतियोगिता यानी एक डिबेट करवाना। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को एक पेड़ को अपनाने और पोषण करने के लिए प्रेरित करना। या फिर पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अगर हमें बच्चे को कुछ भी समझाना है, ठीक है, जितने बेहतर तरीके से बच्चा खुद करके चीज़ों को सीखेगा उतने बेहतर तरीके से आप कोई भी योजना बना लीजिए, आप डिबेट करवा लीजिए, आप छात्रों की एक टीम बनवा लीजिए, आप उनको पोस्टर्स के द्वारा समझा दीजिए, लेकिन जितना बच्चा जितने अच्छे तरीके से खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, उतना अच्छे तरीके से चीज़ों को बेहतर तरीके से बच्चा सीख सकता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। देखिए प्रत्येक छात्र, जब हर एक बच्चा जो होगा वो एक पेड़ को क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा, ठीक है, यानी कि एक टीचर होने के नाते महेश को क्या करना चाहिए, प्रत्येक छात्र को एक पेड़ को एडॉप्ट करने के लिए कहना चाहिए और उसका पालन पोषण यानी कि उसका नर्चर अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। तब जाके जब बच्चा खुद वो काम करेगा, खुद से सीखेगा, तब बेहतर तरीके से चीज़ों को वो सीख पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में बच्चे विशेष रूप से समूहों में शिल्प और कला सीखने का आनंद लेते हैं। ईवीएस की कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, विशेष रूप से समूह में शिल्प और कला सीखने का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सामाजिक सीखने में सुधार करता है। बी ऑप्शन है ये कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन है बच्चे खुश हो जाते हैं और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जब उनके रचनात्मक कार्यों की सराहना की जाती है। बिल्कुल, जब बच्चे की तारीफ की जाएगी बच्चे में एक अलग तरीके का उत्साह दिखेगा और बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को करेगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और सामाजिक सीखने में जब बच्चे
ग्रुप में सीखेंगे, समूह में सीखेंगे, पीयर्स के साथ मिलकर सीखेंगे तो इसमें सुधार जरूर आएगा। ठीक है, और देखिए अनुशासन जो है वो गलत यहाँ पे हो जाएगा भाई, इसलिए थोड़ी हम समूह में सिखाते हैं कि बच्चों को हम अनुशासन में रखें। और लास्ट ऑप्शन जो है ये सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ए, बी और ए, यहाँ आप लोग सी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, यानी कि इस तरीके से हम अगर देखें तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ए, सी एंड डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को कई विषयों में वैकल्पिक अवधारणाएं मिलती हैं, जैसे कि जीवित, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? परिवार और समुदाय, शिक्षक, कहानियां और कविताएं, पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकें। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए आप, यहाँ पूछा क्या गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सभी बच्चों को, ठीक है, सभी बच्चों को कुछ वैकल्पिक अवधारणाएं मिलती हैं। जैसे कुछ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर नहीं समझ पाते। ठीक है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग का जो कंसेप्ट है वो उनको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं तो जब ट्रेन चलती है तो उनको लगता है कि हमारे साथ सन, मून, पेड़ पौधे ये सब कुछ हमारे साथ चल रहे हैं, यानी वो अंतर नहीं कर पाते हैं कि कौन सी सजीव चीजें हैं और कौन सी निर्जीव चीजें हैं। ठीक है, तो ये कहाँ उनको ये सिखाता कौन है, उनको ये चीजें आती कहाँ से हैं, ये पूछा गया है आपसे कि ये चीजें कहाँ से होती हैं। तो यहाँ देखिए सारे आपको सही लग सकते हैं और सही हैं भी। परिवार और समुदाय, भाई परिवार में जब हम छोटे रहते हैं तो मम्मी कहती है ना कि चंदा मामा दूर के, ठीक है, तो हमने चंदा मामा को मामा ही अपना मान लिया, तो ये भी सही है। शिक्षक, टीचर भी पोयम अगर हमें बताते हैं तो कहीं ऐसी बातें निकल कर आ जाती हैं तो हम उनको सही मान ले लगते हैं। ठीक है, शिक्षक भी हो सकता है। कहानी और कविताओं में भी हम देखते हैं कि चंदा मामा दूर के, या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, पोयम और कविताओं में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये भी सही है। और पाठ्य पुस्तकें और अन्य पुस्तकों, यानी ए, बी, सी और डी, ये चारों ऑप्शन सही हैं। वैकल्पिक अवधारणाएं आपकी बन जाती हैं और आप नॉन लिविंग और लिविंग में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट, यानी कि सारे सही हो जाएंगे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग मूल्यांकन के संकेतकों में से एक है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि देखिए मूल्यांकन की बात यहाँ पे करी गई है कि प्रयोग मूल्यांकन के संकेतकों में से एक है, यानी प्रयोग करना जो है भाई वो मूल्यांकन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो कौन सा एक प्रयोग संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त, आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका आपको बताना है। ठीक है, प्रदर्शन के द्वारा हम बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं कि नहीं, हाथों की गतिविधि, चित्र पढ़ना या फिर रचनात्मक लेखन। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे उपयुक्त आपको बताना है, तो आकलन करने का, प्रयोग संकेतक का आकलन करने का जो सबसे बेहतर तरीका है हाथों की गतिविधि, हाथों की गतिविधि। बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अगर आप हाथों की गतिविधि यानी खुद कर चीज़ों को सीखेंगे तो बेहतर तरीके से आपका आकलन किया जा सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य यानी कि होमवर्क की बात की जा रही है, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। ठीक है, दत्त कार्य कार्यक्रम का एकमात्र तरीका है, एकमात्र आ गया भाई, टैग वर्ड्स में बातें हुई थी इसकी, ये नहीं होगा। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। जी बिल्कुल, हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही मिल गया हमें। दत्त कार्य यानी कि होमवर्क जो बच्चों को दिया जाता है सूचना खोजने, भाई हम कोई भी उसको वर्क देते हैं अगर, तो वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, और क्या करता है, अपने विचारों का निर्माण करता है, कुछ ना कुछ अगर लिखता है तो अपने विचारों का क्या करता है, निर्माण करता है और उनकी अभिव्यक्ति करता है और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान
करता है। ठीक है, यानी दत्त कार्य के लिए ये ऑप्शन जो होगा वो सबसे राइट ऑप्शन। लास्ट भी पढ़ लेते हैं। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। देखिए, होमवर्क देने का सिर्फ ये मोटिव नहीं है कि प्रतिदिन आप उसको भिड़ाए रहे, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस कराने के लिए चीजें दी जाती हैं, नहीं, बल्कि चीजों को बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाए, सूचना को खोज पाए, अपने विचारों का निर्माण कर पाए, इसलिए हम बच्चों को दत्त कार्य देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस आप यहाँ कह सकते हैं कि वो शिक्षक को कैसे लाभ पहुंचाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में या फिर उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को बच्चों के अनुभव संसार के साथ जोड़ने और विचार व विमर्श को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो देखिए, व्यक्तिगत अनुभवों को आप महत्व अगर दे रहे हैं, इससे शिक्षक को जो लाभ पहुंचता है वो ये है कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार के साथ जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, यानी अगर आप व्यक्तिगत उनके अनुभवों को महत्व देंगे तो आप उनके क्या करेंगे, उनकी लाइफ से आप चीज़ों को जोड़ पाएंगे जो कुछ आपको पढ़ाना है। ठीक है, और उससे क्या होगा, बच्चे को सीखने में आप क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे एक तरीके का। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणाओं को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण करवाना है तो कौन सा तरीका है जो बेहतर तरीके से आप उसको पढ़ा सकते हैं। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाकर, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित कर। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब बच्चा किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा, अवलोकन करेगा उस चीज को, तो बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाएगा। बीज अंकुरण आपको पढ़ाना है, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का, यानी बीज बोने का जो प्रोसेस होता है उसके चरणों को अवलोकन करवाना है और उनको चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना है, फिर चित्र भी बनवाना है आपको। ठीक है, तो बीज अंकुरण की अवधारणाओं को आप बेहतर तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित में सभी शामिल हैं, यानी कौन, ये चारों ऑप्शंस में से कौन एक नहीं है जो बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, वातावरणीय कारकों के बारे में बात करी गई है। संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन और पौष्टिकता की गुणवत्ता। देखिए, क्या होता है कि यहाँ वातावरणीय कारकों के बारे में बताया गया है कि किसमें वातावरणीय कारक नहीं शामिल होते हैं। संस्कृति में बिल्कुल भाई, जैसे हमारा कल्चर होगा, जैसे हमारा एनवायरनमेंट होगा, वैसे ही हमारे क्या होंगे, हमारे विकास को आकार मिलेगा। शिक्षा की गुणवत्ता, हमारा पर्यावरण जैसा हमको मिलेगा, हमें जैसा माहौल मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, हम अच्छे तरीके से ढल जाएंगे, और बुरे माहौल में हम क्या करेंगे, बुरा बन जाएंगे। ठीक है, यानी ये भी सही है। शारीरिक गठन को वातावरण प्रभावित नहीं कर सकता है जितना ज्यादा ये वंशानुगत से प्रभावित होता है। हेरिडिटी से जितना ज्यादा शारीरिक गठन, यानी कि अगर आपके मम्मी पापा लंबे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी लंबे होंगे। ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा छोटे हैं तो आप भी छोटे होंगे, मम्मी पापा गोरे हैं आप भी गोरे ही होंगे। यानी शारीरिक गठन जो है वो उसको वातावरणीय कारक नहीं प्रभावित करते बल्कि वंशानुगत प्रभावित करता है। ठीक है, वंशानुक्रम के द्वारा बच्चे का शारीरिक गठन होता है, वंशानुक्रम। ठीक है, और पौष्टिकता की गुणवत्ता ये भी हमारे वातावरणीय कारकों में शामिल है, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं।
यानी एक क्लास है उसमें औसत से कम वाले कितने हैं, 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। यानी 4 बच्चे ऐसे हैं जो औसत से कम वाले हैं, बड़े नीचे तब मतलब उसके हैं, उनसे उनकी मानसिक बुद्धि जो है, ठीक है। तो उन्हें और बच्चों के समान लाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे प्रभावी विधि आपकी कौन सी होगी। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। आप कर सकते हैं ऐसा। आप एज अ टीचर देखिए कि आप किसी एक बच्चे के ऊपर आगे बैठा के आप 24 घंटा उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्ते कार्य देना, भाई ये तो सबसे बुरी बात है। एनसीएफ ने कहा है सब बच्चे को साथ लेकर चलना है, किसी भी बच्चे को घर पे नहीं बैठाना है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी ही करनी है, ठीक है, घर बैठने नहीं देना है। यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए, ये भी कुछ सही नहीं लग रहा है, बल्कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना। जो 4 औसत विद्यार्थी हैं, औसत से कम वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके पहले कमजोर क्षेत्रों की पहचान तो करिए आप कि कहाँ उनको दिक्कत आ रही है सीखने में, क्यों वो और बच्चों के समान नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराने, यानी कि रेमेडियल टीचिंग उनको देने के बारे में बात की जा सकती है, ठीक है। उनके पहले कमजोर कड़ियों को जानिए, वो कहाँ नहीं सीख पा रहे हैं, कहाँ उनको कठिनाई हो रही है, और फिर उनका आप सुधार करिए। क्लियर। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यही व्यूह रचना जो होगी वो सबसे प्रभावी होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। यानी देखिए बड़ी अच्छी बात कही गई है क्वेश्चन में कि बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, ठीक है। यानी आप पुरानी चीजों को बच्चे के नए ज्ञान से जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, वहां पे पुनर्बलन मिलेगा। यानी निहित उद्देश्य क्या है, पुनर्बलन है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, शिक्षार्थी स्वायत्तता है, या फिर ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब आप उनके पुराने ज्ञान का संबंध जो नए ज्ञान से कर देंगे तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ठीक है। याद रखिएगा ज्ञान का सह संबंध करेंगे और उसका स्थानांतरण कर देंगे। क्लियर। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये पद्धति बहुत बेहतरीन पद्धति है बच्चों को पढ़ाने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर लोग इस क्वेश्चन में कि विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी हैं। श्यामपट्ट है, पाठ्य पुस्तक है, विज्ञान क्लब है, या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री है। सबसे पहले आपको बता दें, एक होती है पाठ्य क्रियाएं और एक होती है सहगामी क्रियाएं और एक होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है। यानी कि एक करिकुलम होता है, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, ठीक है, और एक होता है को करिकुलम। ध्यान से समझिएगा, एक होता है को करिकुलम यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। कई बच्चों को तो इसको पता नहीं होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, जो पढ़ने के अतिरिक्त करवाई जाएं, ठीक है। यानी जैसे खेल हो गया आपका, योगा हो गया, ठीक है, ये सारी क्या है, ये विषय वस्तु से हटकर करवाई जाती हैं आपसे, ठीक है। वही होती है कौन, को करिकुलम होता है। तो विज्ञान शिक्षण में श्यामपट्ट का तो यूज होगा, ये तो आपके सहगामी क्रियाओं में नहीं आएगा, ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में नहीं आएगा, ये पढ़ने के अतिरिक्त थोड़ी करवाया जा रहा है। पाठ्य पुस्तक तो भाई अनिवार्य है, ठीक है, और दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भी आप पाठ्य पुस्तकों में ही करिकुलम के आधार पे ही करेंगे। लेकिन विज्ञान क्लब यानी कि जो साइंस क्लब है, ये आप क्या करेंगे, जो ये पढ़ने के अतिरिक्त करवाई जाती है। जैसे आप साइंस क्लब में लेके जाइए, योगा करवा दीजिए, उनको खेल करवा दीजिए, ठीक है। ये कौन सी क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, यानी को करिकुलम के अंतर्गत कौन आती है, विज्ञान क्लब आता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ये देखिए फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है।
बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना, बिल्कुल भाई पहले ऑप्शन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। शब्दावली और परिभाषाओं पर कभी जोर नहीं डालना है, ठीक है, डेफिनेशंस पे जोर नहीं डालना है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे जोर नहीं डालना है, हम नहीं कह रहे हैं, एनसीएफ बोलता है ऐसा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते, खुशी खुशी में पहला मत लगा के चले आइएगा। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, भाई ये तो बिल्कुल सही है और हमें बताना है नहीं। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना जो संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती है, ये भी सही है, ठीक है। यानी हमारा जो नहीं वाला है आंसर जो होगा वो बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी बच्चा कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा कि टीचर जो होगी वो समझ जाएगी कि बच्चा क्या है, तनावग्रस्त है, ठीक है, यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर है उसका, ठीक है। बहुत बात करना, आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। तो अभी हमने बता दिया आपको, अग्रेसिव हो जाएगा बच्चा, यानी कि आक्रामक व्यवहार उसका हो जाएगा, ठीक है। बहुत बात करना, तो ये तनावग्रस्त बच्चे की पहचान नहीं हो सकती है, ठीक है। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, ये भी नहीं होगा, बल्कि आपका जो राइट आंसर होगा, आक्रामक व्यवहार। जब बच्चा बहुत ही ज्यादा परेशान होगा, तनाव में होगा, तब बच्चा क्या करेगा, आक्रामक व्यवहार करेगा, ठीक है, अग्रेसिव हो जाएगा छोटी छोटी बातों पर ही, और टीचर समझ जाएगी कि बच्चा, यही बच्चा क्या है, तनावग्रस्त है, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता है, ठीक है। यानी कि एनसीएफ ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में कौन सी पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है, कौन सी प्रस्तावित नहीं है। विषयगत दृष्टिकोण बिल्कुल है। प्रयोग करना, भाई प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट जितना करेंगे चीजें उतनी ज्यादा अच्छी होती चली जाएंगी, बेहतर होंगी। तकनीकी शब्दों से परिचय, बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध। तो देखिए विषयगत दृष्टिकोण ये सही है, प्रयोग करना बिल्कुल सही बात है, बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ जोड़ना ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमने इसी वीडियो में कितनी बार बताया है कि टेक्निकल टर्म्स का यूज आपको नहीं करना है, तकनीकी शब्दों का यूज नहीं करना है, प्रयोग करना ये सही है, यानी करके सीखना बोलना है आपको, ठीक है। लेकिन तकनीकी शब्दों से परिचय जो है वो एनसीएफ ने साफ मना ही किया, और हमारे टैग वर्ड्स का वीडियो जो होगा अगर आपने देखा होगा तो वहां बताया गया था कि तकनीकी शब्दों का, टेक्निकल वर्ड्स का यूज जो जहां पे भी आए वो ऑप्शन राइट नहीं होगा, ठीक है। तो एनसीएफ ने इसके बारे में बात नहीं करी है, बाकी तो सारे तीनों ऑप्शन जो होंगे वो राइट ऑप्शन होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यकीन मानिए 20 में से 15 आपके जरूर सही होने चाहिए, सीटेट पार हो जाएगा, ठीक है। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसी सब टाइप के जो 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है ईवीएस में ना, इसी सब टाइप के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज का क्वेश्चन कैसा था, इसका लेवल कैसा था, और आपके 20 में से कितने नंबर सही हुए हैं जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।